अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इंडिया से वन साइडेड मैच हारने, हैंडशेक तनाज़े और सूर्या कुमार यादव के सियासी बयान के बाद कल पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप में दोबारा आमने सामने होंगे। कल जहां फोकस पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पर होगा, वहीं इंडियन प्लेयर्स के रवैये पर भी होगा कि क्या कल इंडियन प्लेयर्स वही शर्मनाक और अनस्पोर्टिंग रवैया दोबारा दोहराएंगे या नहीं। पिछले मैच में इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद प्रेस टॉक में सियासी बयान देते हुए जीत पहलगाम विक्टिम्स और आर्म फोर्सेस को डेडिकेट की थी। इसके अलावा टॉस के दौरान और मैच जीतने के बाद गैर मुनासिब रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा और टीम से हाथ भी नहीं मिलाया था। और आज जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारतन पूछा गया कि कल भी आप पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उन्होंने बात को मजाक में उड़ा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीजें क्या होती है भाई? अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील राइवलरी की बात करें तो पता नहीं आप लोग क्या राइवलरी की बात कर रहे हो। मुझे तो बस ग्राउंड पे जाने के बाद ऐसे ही लगता है कि स्टेडियम भरा होता है, और जब स्टेडियम भरा होता है तो मैं अपने टीम को और सबको यही बोलता हूँ कि चलो भाई लोग, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया, इतने लोग आए हैं मैच देखने के लिए, तो आपको एंटरटेन करना पड़ेगा सबको। लेट्स प्ले सम गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी से मुतालबा किया था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को, जिन्होंने सलमान अली आगा, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को भारत के कप्तान से हाथ ना मिलाने का पैगाम दिया था, उन्हें बतौर मैच रेफरी हटाया जाए, वरना वो मुत्तहिदा अरब अमारात के मैच का बाइकॉट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के इस मुतालबे पर आईसीसी ने मैच रेफरी को तो नहीं हटाया, मगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अपने रवैये पर पाकिस्तान से माजत कर ली थी। और अब यही एंडी पाइक्रॉफ्ट कल के पाक भारत मैच में भी रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। अब देखते हैं कि कल भारतीय टीम का रवैया कैसा होगा और क्या पाकिस्तानी टीम अपनी कारकर्दगी में कोई बेहतरी ला सकेगी या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान और पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा। रमीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैंने जितने भी आपके इंटरव्यू सुने उसमें आपकी बड़ी क्लैरिटी है कि सबसे पहले पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। तो पहले टीम परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं और दूसरी चीजों पे बाद में बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है या जो उनकी स्किल सेट है उसमें फर्क बहुत आ चुका है, गल्फ बहुत ज्यादा है। अब आपने तो उनके साथ क्रिकेट खेला भी है, उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा भी है। क्या आप समझते हैं कि वाकई इतना बड़ा गैप कभी नहीं देखा गया है, और क्या इस गैप के बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए आपका। और मैं समझता हूं कि एनालिसिस से हट के और सैंपल साइज जितना मर्जी इन फेवर ऑफ भारत, आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट है वो हमेशा जो है वो और चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑन द डे आपके इमोशंस कितने हाई हैं, आप कितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं, आप क्या करना चाहते हैं। वो जो डिफीट पाकिस्तान को हुई वन साइडेड थी वो, सो उसके बाद कितना गम और गुस्सा है, कितनी फ्रस्ट्रेशन आप निकालना चाहते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, ये सारी चीजें डिटरमिन करेंगी पाकिस्तान की फेट। बट अगर आप किताब निकालें और स्टैट्स को देखें तो कोई मुकाबला नहीं। और ये इमोशंस और डिटर्मिनेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली एक हाई प्रोफाइल गेम में या फिर हाई टेंस एनवायरनमेंट में। बट स्किल सबसे पहले मैटर करता है ना, कि क्या हमारे जो स्किल सेट है प्लेयर्स के पास और क्या वो मैन टू मैन मुकाबला कर सकते हैं। तो उसमें आप कहां समझते हैं वेयर डू पाकिस्तान स्टैंड और हमें क्या करने की जरूरत है? देखिए, स्किल जो है वो कमजोर है, स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी है मिलियनियर्स वाली कि हर ओवर में 10 एंड ओवर हम करेंगे, बट स्किल लेवल उस तरह का नहीं है। सो या तो फिर आप थोड़ा सा जरा टेक अ बैक सीट और थोड़ी सी एनालिटिकल माइंड के साथ देखें कि कहाँ पे ये टीम खड़ी हुई है और क्या बेस्ट ईक आउट कर सकते हैं इस टीम से। सो अब इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि 150 तो स्कोर आप पहले करें ना, उसके ऊपर जो भी है वो बोनस है। तो आप हर दफा इतने बड़े प्लेटफॉर्म और टूर्नामेंट पे आपको जो मुश्किल टीम्स हैं वो नहीं करने देंगी। सो आपके पास प्लान भी तो होना चाहिए ना। ये मैं हमेशा बात करता हूँ, ये फुलझड़ी वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये ठीक नहीं चल रही है और बड़े अरसे से नहीं चल रही है। सो इसके ऊपर आपको दोबारा से एक रीसेट का बटन दबाना है। राइट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो, लेकिन उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है। और उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लेइंग 11 क्या होगा और हर प्लेयर का रोल क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बेहतर तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आप समझते हैं जो पिछला गेम था इंडिया के मुकाबले में,
उसमें हमें कोई टीम में चेंजेस करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत बात की गई कि फहीम अशरफ जैसे मिसाल के तौर पे 8 नंबर पे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग उनको मिली नहीं तो उनका रोल को आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, या 3 स्पिनर्स अगर खेल रहे हैं और फिर चौथा साइम अयूब है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत है? प्लेइंग 11 बेस्ट आपके ख्याल में क्या हो सकता है? प्लेइंग 11 तभी बनती है जब आपकी स्ट्रेटजी आप उसको सॉर्ट आउट करें। इस वक्त क्या है कि देखिए माइक हैसन जो है ही मीन्स वेल, वो एक न्यूजीलैंड के सेटअप से आए हैं और न्यूजीलैंड के सेटअप जो है ना वो हमेशा से आई थिंक हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली एक तरह से ऑलराउंडर्स को सपोर्ट करते थे, बट उनके पास पाए के ऑलराउंडर्स थे, तो इसलिए फिर वो रिजल्ट्स भी आते थे। अभी पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर्स हैं कुछ का कमबैक हो रहा है, कुछ नए हैं। अभी तक ये जो स्ट्रैटेजी है ना ऑलराउंडर्स को लेके ये थोड़ी सी बैकफायर कर रही है। सो आपको स्पेशलिस्ट खिलाने हैं। अब कौन से ऐसे स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट भी खेल रहे हैं, और मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, वो 10, 15, 20, 25 रन करके आउट हो जाते हैं। तो वही बात है ना कि उनके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड है कि बस मैंने गेंद रोकना नहीं है और मैंने बड़ी हिट मार देनी है। लेकिन 63 डॉट बॉल्स खेले आपने, तो पहले तो ये सॉर्ट आउट करना है ना आपको अपना जो सीवी है रिगार्डिंग बैटिंग, और उसमें फिर और इसका मतलब ये है कि जब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं है वो उतनी खराब है जितनी फॉलो विकेट्स हैं, बिकॉज इट किल्स योर रिदम। तो स्ट्रैटेजी देखे अगर ऑलराउंडर्स की है तो फिर आप ऑलराउंडर्स को ही खिलाएंगे ना, फिर आपकी बचत नहीं है। बट ऑलराउंडर्स को फिर अपना काम करना है और उनका रोल्स बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए कि किस तरह से आगे बढ़ना है। साइम अयूब और हसन नवाज ये दो मेरे लिए बड़े क्रिटिकल प्लेयर्स हैं बैट में। अगर ये चल जाते हैं भारत के अगेंस्ट तो फिर कुछ मुकाबला होगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा ये रहता है पाकिस्तान टीम को देखते हुए कि पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं मारा या बाबर और रिजवान बहुत स्लो खेलते थे। ये एक तनकीद थी जिसकी अपनी एक मेरिट भी हो सकती है, लेकिन जो आप इशू आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस वक्त भी सेम था और अभी जब हमारे पास सो कॉल्ड हिटर्स बहुत ज्यादा है तब भी वो सेम है कि डॉट बॉल हम बहुत ज्यादा खेलते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन दिस टीम एंड जो दूसरे टीम्स हैं हमारे मुकाबले में। देखिए बिल्कुल, और ये लोग बात भी कर रहे हैं और मेरी भी ओपिनियन है कि आपने डॉट बॉल के किंग्स को रिप्लेस किया है मोर ऑफ द सेम इनएक्सपीरियंस टीम जो कि उतने ही डॉट बॉल्स खेलती है। तो फर्क क्या हुआ, पहले शायद आप 150 कर लेते थे, अब आप 125-30 करते हैं और प्रेशर बेनतहा हो जाता है बॉलर्स के ऊपर। तो ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और आप एक हद तक ही इसको अलाउ कर सकते हैं ना। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ये एक्सपेरिमेंटेशन जो एक पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत देर से हो रही है, मेरे ख्याल से इसको सेटल डाउन होना चाहिए। और अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो फिर अपने फैंस से बात करें कि हमें मार पड़ेगी अगले 1-1.5 साल प्लस, बट प्लीज बेयर विद अस। ये जो हमारा एक डाउनस्लाइड है इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि हमें पता है कि राह और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। राइट, एक तसलसल जरूरी है। साइम अयूब की आपने बात की, 3 डक्स हैं इस टूर्नामेंट में, अब क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को? कंटिन्यू करें या एक बड़े गेम में कुछ रिप्लेसमेंट करें कि फखर ओपन कर लें या हारिस ओपन कर लें? क्या आपके ख्याल में होने की जरूरत है? देखिए अगर तो साइम अयूब आपके मैच विनर हैं और ऑन द डे मैच विनर हैं तो इनको बैक करना चाहिए। ये साइम अयूब से भी पता करना चाहिए कि क्या खलबली क्या यहाँ पे मच रही है, क्योंकि इस वक्त 2 तरह से मैंने पहले भी बात की है, ऐसे प्लेयर के साथ आप कर सकते हैं बात। एक तो ये कि आप उनको रेस्ट करवा दें, क्योंकि टाइम आउट ऑफ द गेम कई दफा हेल्पफुल होता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तो वो ऑफ द मार्क के चक्कर में, अभी बाद में आता है कि मैं 30 करूंगा, बाद में आता है कि मैं मैच विनर होऊंगा। सो एक लंबा ये एक तरह से मेंटल कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है जी। हाँ, दूसरा ये है कि आप इनसे बात करके और इनको बार बार ये बताएं कि आप हमारे मैच विनर हैं, आप ग्रेट प्लेयर हैं, ये मोमेंटरीली एक स्लाइड है आपकी, इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। सो आप प्रोसेस को देखें, बॉल को देखें एंड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। सो 2 तरह से आप इस चीज को दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इनको खिलाना चाहिए भारत के अगेंस्ट अभी भी। सही। और लास्ट मैच में जो हमने यूएई के अगेंस्ट खेला उसमें हमने हारिस रऊफ की वापसी देखी, एक स्पिनर सुफियान मुकीम को हमने ड्रॉप किया। आपके ख्याल में सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगेंस्ट इंडिया, जो कि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, वैसे तो फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, 3 स्पिनर्स एंड फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर और शाहीन शाह अफरीदी? मुझे लगता है देखिए ना, पहले अपनी स्ट्रेंथ तो आप डिफाइन करें ना। इस वक्त जो बड़ा मसला मुझे यही है कि आपकी बैटिंग और बॉलिंग में स्ट्रेंथ क्या है। वो अगर आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो फिर इररिस्पेक्टिव के हारिस रऊफ मार खाते हैं नहीं खाते हैं, अगर वो आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन है और मैच विनर साबित हो सकते हैं, चले 4 ओवर्स 35 रन 40 रन 4 विकेटें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ये। सो मगर आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है ना, आपने ये कहना है कि ठीक है ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि भारत को एक तरह से लिमिट में रखने का एक ही तरीका है और वो विकेटें आपने लेनी है। तो विकेटें लेने वाले आपने बॉलर्स देखने के कौन है, क्या वो सुफियान मुकीम आपके मैच विनर हो सकते हैं जबकि भारत स्पिन को अच्छा खेलता है, या वो पेस बॉलर्स आपके मैच विनर्स हो सकते हैं जो कि हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली
होता है काम। तो पाकिस्तान को इन एनी केस अपनी गेम दोनों शोबों में बहुत उठानी है। देखिए भारत हमसे, अगर मुझे मैच जीतना है और 11 कदम चल के मैंने मैच जीतना है, तो हम ऑलमोस्ट कोई 7-8 कदम पीछे हैं भारत से। इतना फर्क पड़ गया दोनों टीम। और जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, मैंने ये नोट किया लास्ट मैच में, जो जैसे उनके जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, चाहे वो कुलदीप हो या फिर चक्रवर्ती हो, उनको तो रीड करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि बॉल टर्न का होगा। और किसी भी बैटर के लिए ऑफ द पिच बॉल को रीड करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो हैंड से रीड ना करें। तो ये शॉर्ट टर्म में क्या इंप्रूव हो सकता है, इस पे ओवरकम कर सकते हैं? वीडियोस वगैरह देख के आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बताइए, या फिर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम? देखिए अगर आप रीड नहीं करें, हमारे साथ भी होता था। ये मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर शारजा में, वो कई दफा जो है मुश्किल हो जाता था। स्लो पिच, स्लो टर्नर, तो क्या डिसाइड होता था कि इनको विकेट्स नहीं देनी है, हम बाकी कवर अप कर जाएंगे। सो कुछ इस तरह से या तो स्ट्रेटेजी करें ना कि इनको विकेट ना दें। फिर आप इनके आप 8 ओवर्स जो हैं वो चले, आप ध्यान से खेल लें, 5 एंड ओवर भी चले जाएं या 6 एंड ओवर भी चले जाएं विदाउट लूजिंग अ विकेट, इट विल बी अ मेजर सक्सेस। तो फिर आप बाद में हमला कर सकते हैं। बट अगर इनके खिलाफ भी हमला करना है और हाथ से आप नहीं पकड़े, तो फिर लेंथ को पकड़ें, बॉल की बिल्कुल तह तक पहुंचे, और वहां से फिर आप अपने एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। मगर मैं हैरान होता हूं कि आपको पता है कि ये मुकाबला आपका होने वाला है कुलदीप यादव से, और फिर हम बार बार ये मुकाबला हार जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती है कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी ईगो के लिए, दुनिया को बताने के लिए भी बंदा जो है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है। चाहे आपने बात की कि वीडियोस देखें या नेट्स पे जाएं और प्रैक्टिस में ऐसे बॉलर्स बुलाएं, बल्कि मुकीम आपके पास है ना। तो मुझे हैरानी होती है कि एकदम से फ्रीज कर जाते हैं आप। इनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे ही वो आता है ना, तो वही ऐसे लगता है कि बस अब हम मैच हमारे हाथ से गया नहीं गया। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग होनी है, और इनको बताना है कि हम भी यहाँ पे आए हुए हैं और क्रिकेट खेलने आए हुए हैं और आपसे जीतने आए हैं। अब ये बॉडी लैंग्वेज का बड़ा कल इंपॉर्टेंट रोल होगा। हमने देखा है पिछले मैच में क्या हुआ है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं। इंडिया तो शायद एक क्लैरिटी से आया था कि हमने हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन हम ऑब्वियसली वी वर टेकन आउट ऑफ द सिचुएशन। हमारे लिए बड़ा एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। तो अब कल व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल हैपन? शायद जो सेम रेफरी हैं वो तो आके आपको नहीं कहेंगे कि आप हाथ ना मिलाएं, उन्होंने तो माजरत कर ली अपने रवैये पे, बट ये चीजें होंगी, ये प्रेशर तो होगा कि किस तरह का रवैया होगा सूर्या कुमार यादव का, और हमें क्या करना है? देखिए एक तो शॉक तो मिलता ही आपको कि सडनली 2 मिनट पहले आपको बताएं कि आपका अपोजिंग कैप्टन आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। तो आजकल की डे एंड एज में ऐसे कौन करता है? बट एनीवे ये ऐसी सिचुएशन हो गई है। अब 2 तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को डील कर सकता है। या तो प्रेशर इतना ले लें कि बिल्कुल ही टीम और बैठ जाए, या फिर प्रेशर ऑपोजिशन पे दें और गुस्से से खेलें। और गुस्से से मुराद ये नहीं कि गाली गलौज हो जाए या आप बहुत ही एक स्टर्न किस्म का स्टांस लेके और ऐसी की तैसी करने के चक्कर में हो विद स्लेजिंग एंड ऑल। आपका बैट और बॉल देखें, मैं हमेशा जब मैं था, मैंने बात भी पहले की है बाबर आजम से, जब भी मैं बात करता तो मैं यही कहता था कि ये जो एक भारत को एक एहसास सा हो गया हुआ है कि पाकिस्तान को हम लेफ्ट हैंड से भी हरा सकते हैं। तो जब तक आप इनको हराएंगे नहीं या कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, ये आप को हमेशा ही समझेंगे कि ये हमारे मुकाबले की टीम नहीं है। सो इनको जगाने के लिए और अपने आप को जगाने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इनसे मैच जीतें। और मैंने कहा ना कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है ना, ये स्टैट्स पे नहीं होता है, ये कोई आपके एनालिटिकल पेज पे नहीं होता, ये जोश जज्बा ऑन द डे। और पाकिस्तान देखे, इनको अच्छा खेलना चाहिए। एक तरह से ईगो हर्ट हुई है, आप जेंटलमैनली थे, आपके साथ वो सलूक नहीं हुआ है। सो एक कंट्रोवर्सी को पीछे डाल के और आपको बॉल को देखना है और कहना है कि लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन। हर बॉल पे आप यही करें कि ये बॉल है और मैंने आउट नहीं होना, ये बॉल है और मैंने विकेट लेनी है। और माइंडसेट आपका एग्रेसिव होना चाहिए। आई होप ऐसा हो, क्योंकि ये इस गेम की जो स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले होते हैं उसकी लेगेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उस तरफ भी बॉर्डर पार भी एक एटीट्यूड है कि यार ये पाकिस्तान हमारे मुकाबले की टीम नहीं रही। फ्रैंकली हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार मैच देखने का फायदा नहीं, हम हार जाएंगे। तो ये एक कंपेटिटिवनेस बरकरार रहे, ये लेगेसी बरकरार रहे, उसके लिए भी जरूरी है कि अब हम दिखाएं, वरना शायद इंटरेस्ट लोग खो जाएंगे। लास्ट मैच में भी शायद फुल ग्राउंड नहीं था, 70-75% ऑक्यूपाइड था। देखिए बिल्कुल ये आपने सही पॉइंट उठाया, इसलिए कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि ये इस कॉन्टेस्ट को हम, ये नीडल वाला तो है, ये चले पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होगी इसलिए सारी दुनिया देखेगी, बट मेरिट के ऊपर तो शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी। सो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान टीम की है, पाकिस्तान क्रिकेट की है, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम की है कि आप जो है भारत को हराएं। ये बड़ा जरूरी है ताकि ये फिर 50-50 बेस के ऊपर ये रिलेशनशिप और ये राइवलरी बनेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कल के मैच अपना तजिया दे रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान कल का ये गेम जीते, न सिर्फ दुनियाई क्रिकेट के लिए बल्कि इस मुकाबले के लिए भी, जो हम कहते हैं कि हाई वोल्टेज मुकाबला है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और अभी भी अगर आप स्टैट्स उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान शायद 90s में और 80s में और इवन 2000s में इतना ज्यादा जीता है कि हमारा रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं क्योंकि पिछले 10-15 साल से इंडिया खासतौर पे जो बड़े इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान को हरा रहा है। तो लेट्स होप एंड प्रे कि पाकिस्तान की टीम कल अच्छा परफॉर्म करे और ये मैच जीते। फिलहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे दौरे सदारत में मुसलसल गैर रिवायती और मुतनाज़ा फैसले कर रहे हैं, जिनमें टैरिफ समेत बाज ऐसे फैसले भी शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ आलमी मईशत को बड़ा धचका दिया है बल्कि खुद अमेरिका के अंदर से ये आवाजें उठी कि इन नई पॉलिसियों का अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। और अब इसी तरह ट्रंप इंतजामिया ने कल गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए H-1B वीजा से मुतल्लिक जो फैसला किया है उससे अमरीकी मईशत और बिलखसूस लेबर इंडस्ट्री और टेक कंपनियों के शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को 3 से 6 साल के लिए H-1B वीजा फराम करता है और हर साल इस प्रोग्राम के तहत 65,000 वीजे फराम किए जाते हैं। इस फैसले से पहले H-1B वीजा हासिल करने के लिए $1,000 से $1,500 तक की फीस अदा करना पड़ती थी, मगर अब इन अफराद को अमेरिका बुलाने वाली कंपनियों को $1 लाख इजाफी सालाना फीस की मद में अदा करने होंगे। यानी एक तरह से अमेरिका ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद का अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत का ये अपना दावा है कि इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों के लिए बाहर से मुलाजमीन को बुलाना मुआशी तौर पर वायबल ही नहीं रहेगा। जबकि सदर ट्रंप के इस फैसले से जो मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो भारत है, जिसके सितारे सदर ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में मुसलसल गर्दिश में नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवा कर भारतीय बयानी को शदीद नुकसान पहुंचाया और फिर भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ आयद कर दिए, जबकि 2 रोज पहले ट्रंप इंतजामिया ने भारत को ईरानी चाबार बंदरगाह से मुतल्लिक दी गई छूट भी वापस ले ली थी। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस $1 लाख करके भारत को एक और बड़ा धचका दे दिया है। पिछले साल तकरीबन 4 लाख से ज्यादा शहरियों को H-1B वीजा मिले थे, यानी उस वक्त H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय शामिल है, जिसके बाद चीन 12.5% के साथ दूसरे नंबर पर है। और अब इस फैसले के बाद अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरी जो पहले तकरीबन सिर्फ 90,000 भारतीय रुपए वीजा फीस एप्लीकेशन में अदा करते थे, अब उन्हें इस मद में $1 लाख या 90 लाख भारतीय रुपए इजाफी सालाना फीस के तौर पे अदा करना पड़ेंगे। अब अहम बात यह है कि इस फैसले का निफाज 21 सितंबर से होना है, यानी H-1B वीजा रखने वाला कोई भी फर्द इतवार यानी कि कल से अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक वो दाखिले के लिए $1 लाख मजीद अदा ना करे। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि इस फैसले से अमेरिकी हुनरमंद अफराद के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी, अमेरिकी शहरी हाईटेक मुलाजमतों के लिए ट्रेन होंगे। इस सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत से पहले सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया था कि इस फैसले से सारे टेक कंपनियां खुश हैं, ये कंपनियां अब हमें बहुत ज्यादा पैसे देंगी और हम हुनरमंद अफराद की अमेरिका में नौकरियों को भी बरकरार रखेंगे। मगर सदर ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी वजीर तिजारत ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को नौकरियां देने के बजाय अमेरिकी शहरियों को नौकरियां देने पर जोर देते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को हुकूमत को $1 लाख मजीद अदा करने होंगे और फिर मुलाजिम को भी तनख्वाहें देनी होंगी, तो ये माशी तौर पे सूदमंदी नहीं रहेगा। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Everyone's going to be happy. And we're going to be able to keep people in our country that are going to be very productive people. And in many cases, these companies are going to pay a lot of money for that. And they're very happy about it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि इस फैसले से सारी टेक कंपनियां खुश हैं। अमेरिकी वजीर तिजारत कह रहे थे कि अमेरिकी इंतजामिया की सारी टेक कंपनियों से बात हो गई है, वो सब बहुत खुश हैं। मगर इस फैसले के बाद Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, JP Morgan और मेटा समेत दीगर बड़ी कंपनियों में खलबली मच गई है और ये तमाम कंपनियां अपने मुलाजमीन को फौरी अमेरिका वापस आने
और जो मुलाजमीन पहले से अमेरिका में मौजूद हैं उन्हें अमेरिका ना छोड़ने का मशवरा दे रही हैं। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और मेटा के अपने मुलाजमीन को अंदरूनी तौर पर दी गई हिदायत से जाहिर होता है कि तमाम कंपनियां अपने मुलाजमीन को इस फैसले से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से खबरदार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन ने पिछले साल तकरीबन 15,000 मुलाजमीन को H-1B वीजों के तहत मुलाजमत पर रखा था और अब अमेजॉन ने इन मुलाजमीन को यह हिदायत की है कि अगर आप H-1B वीजा स्टेटस के साथ अमेरिका में हैं तो फिलहाल मुल्क में ही रहें, चाहे आपने फौरी सफर की मंसूबाबंदी कर रखी हो, और अगर आप H-1B वीजा या H-4 स्टेटस के साथ अमेरिका से बाहर हैं तो जितनी जल्दी मुमकिन हो कल की डेडलाइन से पहले अमेरिका वापस आने की कोशिश करें। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी मुलाजमीन को यही हिदायत जारी करते हुए लिखा है कि हम जानते हैं कि इस हिदायत से आपकी सफरी मंसूबे मुतासर हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त आप अमेरिका में ही रहें ताकि दोबारा अमेरिका में दाखिले में कोई रुकावट ना हो। जिसके बाद सूरत हाल है कि इस वक्त अमेरिका और भारत के एयरपोर्ट्स पर हलचल मच गई है। भारतीय एयरलाइंस ने टिकट किरायों में अचानक 2 गुना इजाफा कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 सितंबर की डेडलाइन ने अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर भी खलबली मचा दी है। मुताबिक भारतीय टेक माहिरीन ने फैसला सामने आते ही जहाजों से उतरना शुरू कर दिया, जिनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो आमतौर पर इस माह दुर्गा पूजा के लिए भारत वापस जाते हैं। जबकि ट्रंप के बयान के सिर्फ 2 घंटों के अंदर नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले वन वे टिकट की कीमत तकरीबन 37,000 रुपए से बढ़कर 70 से 80,000 भारतीय रुपए हो चुकी है। और इस पूरी सूरत हाल में अब एक बार फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस इस फैसले को भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी और नरेंद्र मोदी को कमजोर वजीर आजम कह रही है, जबकि भारतीय मीडिया का एक तबका इस फैसले को भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से अमेरिका में भारतीयों के लिए नौकरियों के मौके कम होंगे, तहसीलात ज़र में कमी होगी और भारत में बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा, जिस पर कांग्रेस की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया है। राहुल गांधी ने अपने 2017 का ट्वीट दोबारा शेयर करके फिर यह बात दोहराई है कि भारत का वजीर आजम कमजोर है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाली हुकूमत भारत को मुसलसल नए तोहफे दे रही है। मोदी जी, भारत की कौमी मफादात सबसे बढ़कर हैं। खाली नारे, खोखले गले मिलने की तस्वीरें, कॉन्सर्ट्स और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाने, ये सब कुछ खारजा पॉलिसी नहीं है। सुनिए कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा इस फैसले पर मोदी हुकूमत पर क्या तनकीद कर रहे हैं। यानी भारत के लिए H-1B वीजा फीस में इजाफा एक और बड़ा धचका है, मगर माजी की तरह नरेंद्र मोदी इस मामले पर भी मुकम्मल खामोश है। बहरहाल भारत के अलावा इस फैसले को अमेरिकी मईशत के लिए भी नुकसानदेह करार दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर से बेहतरीन जहन बुलाकर दुनिया को टेक सेक्टर में लीड करता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका एक बार फिर 19वीं सदी की तन्हाई की पॉलिसी में वापस जाता नजर आ रहा है। इन पॉलिसी से अमेरिका को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, आलमी मईशत पर इन फैसलों के क्या असरात होंगे, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोफेसर अजमत ओलक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए H-1B वीजा की फीस $1,000 से बढ़ाकर $1 लाख सालाना कर दी है, जिससे कहा जा रहा है कि यकीनी तौर पे जो भारतीय शहरी हैं उनको तो नुकसान होगा, उनकी मुलाजमतों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनको या उनकी कंपनियों को ये फीस अदा करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अजमत ओलाक साहब, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अजमत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अजमत साहब, सबसे पहले यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे जो अमेरिकन हैं उनके लिए जॉब क्रिएशन होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये कंपनियां रिटेन करना चाहती हैं गैर मुल्की लोगों को तो फिर उनको इजाफी फीस देना पड़ेगी, जिससे हम पैसे भी कमाएंगे। ओवरऑल आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला है यूएस इकोनॉमी के लिए और उन कंपनीज के लिए जहां पे गैर मुल्की हुनरमंद अफराद काम कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसको थोड़े इस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो उनकी एक पूरी डिबेट है कि हाउ इट विल रियली हेल्प यूएस इकोनॉमी, राइट, उसमें ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज, द कंपनीज हु हायर फॉरेन वर्कर्स, दे शुड एक्चुअली bring American citizen into the job market more than bringing the foreign workers. और उसके पीछे आइडिया ये है कि जो foreign workers हैं they actually work probably around 20% less salary than the American workers. तो इस फी को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका ये है कि वो डिस्करेज करना चाह रहे हैं उन कंपनीज को कि वो फॉरेन वर्कर्स पे रिलाई ना करें और वो अमेरिकन वर्कर्स पे रिलाई करें। अब जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, इन अ नटशेल, इट विल हेल्प और इट विल नॉट हेल्प यूएस इकोनॉमी। द रीजन आई से दैट इज के यूएस इकोनॉमी में जो टैक्स पेयर है दे हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, राइट, मगर अभी उसका एक दूसरा इफेक्ट ये भी है कि अगर टैलेंट नहीं आएगा, ब्रेन ड्रेन होगा, तो फिर
यूएस जो विच इज़ नोन फॉर इनोवेशन एंड द फ्यूचर, तो उसके ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क है इस फैसले की वजह से। जी, ये आपने बताया कि ऑब्वियसली अमेरिकन को जॉब्स तो मिलेंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या उनके पास वो स्किल सेट, वो टैलेंट है, वो क्वालिफिकेशंस है कि वो इन जगहों को पुर कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ये कंपनीज स्ट्रगल करेंगी इस लिहाज से? तो उसमें आपको मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन का माइंडसेट बताता हूँ कि अगर आप प्रेस सेक्रेटरी की अगर कमेंट्स को देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर आप फॉरेन वर्कर्स को यहाँ पे ला के ट्रेन करने के लिए विलिंग हो तो व्हाई डोंट यू गिव अ चांस टू अमेरिकन सिटीजन्स, राइट? तो उनकी अपनी तरफ से एम्फेसिस ये है कि यू शुड प्रायोरिटाइज अमेरिकन वर्कर्स टैलेंट ओवर फॉरेन वर्कर्स। तो क्वेश्चन मार्क फिर वही है कि क्या अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो उस गैप को फिल कर पाएंगे, और अभी तक जो मुझे लगता है कि we will have a big reset, especially in the technology and IT industry. उसका रीज़न ये है कि IT इंडस्ट्री का जो मेजर रिलायंस है वो वर्कर्स जो इंडिया से स्पेशली आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक दैट विल certainly will take a lot of time to adjust and then get to a point where we are today. राइट और ये क्योंकि आपने कहा कि जो अमेरिकन होते हैं ऑब्वियसली दे आर मोर हाईली पेड कंपेयर टू जो फॉरेनर्स आते हैं काम करने के लिए, तो क्या इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कॉस्ट में भी इन कंपनीज की, चाहे वो टेक कंपनीज हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि आप ये $100,000 की फ़ी विच आई कैन काइंड ऑफ डू द कैलकुलेशंस माय हेड करने का मकसद ही ये है कि जो कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग फॉरेन वर्कर और अमेरिकन सिटीजन है इसको एक लिहाज से एक बराबर लाया जाए, तो कंपनीज के लिए कोई इंटरेस्ट बाकी पीछे बच नहीं जाएगा कि वाई शुड आई ब्रिंग एन फॉरेन वर्कर जिसमें मुझे कॉस्ट तो सेम पड़ रही है, राइट? तो ये फ़ी इम्प्लीमेंट करने का मकसद भी यही है कि अगर आपने कॉस्ट को ब्रेक इवन कर दिया बिटवीन फॉरेन वर्कर and American citizen, तो what is there left for American companies to consider कि भाई हम foreign worker को क्यों लेके आए? That's I think one idea they have behind this fee schedule. और हम इंडिया पे तो बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा यूजर्स जो है वो इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा क्या हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह खास तौर पे जाते हैं बाद में तो उनको शायद ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट मिल जाता होगा, लेकिन क्या वो भी H1B वीज़ा पे काम करते हैं, और क्या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भी ये नेगेटिव खबर है? मैं पर्सनली अगर आपको नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो पाकिस्तान के लिए कोई ज़्यादा नेगेटिव फिगर इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान H1B एप्लीकेंट्स आर बेयरली लेस देन 2% टू द होल $400,000 एप्लीकेशन काउंट। तो पाकिस्तान के लिए आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड न्यूज़। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इट्स फॉर इंडिया एंड चाइना। सही, तो इंडियंस के हवाले से ज़रा बताइएगा कि कितना बड़ा ये उनके लिए धचका होगा और क्या क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि यंग इंडियंस आते हैं वहाँ पे काम करते हैं फिर वापस इंडिया जाते हैं और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्टार्टअप्स अपने शुरू करते हैं, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को कितना इससे नुकसान हो सकता है, और इंडिविजुअल्स को तो होगा ही ऑफ कोर्स। तो मैं आपको उसको फिगर्स के पर्सपेक्टिव में बताता हूँ कि जो इंडिया की रेमिटेंस इकोनॉमी है वो तकरीबन $135 बिलियन की है, और उसमें से $30 to $40 बिलियन जो है वो अमेरिकन रेजिडेंट्स या अमेरिकन वर्कर्स जो अमेरिका में काम करते हैं वो इंडिया में हर साल वापस भेजते हैं। एंड फ्रॉम H1B परस्पेक्टिव अबाउट 70% जो एप्लीकेशंस USCIS को रिसीव होती हैं उसमें इंडियन सिटीजन्स की होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि द लार्ज चंक ऑफ द एप्लीकेंट्स हु कम फ्रॉम फॉर H1B इज एसेंशियली इंडियंस, राइट? तो अगर आप उनकी रेमिटेंस इकोनॉमी देखें जो कि अबाउट $30 to $40 बिलियन है, इट विल हैव अ मेजर ब्लो टू देम। दैट्स वन पार्ट फ्रॉम इकोनॉमी परस्पेक्टिव। द सेकंड पार्ट इज जो कि आप जिस तरह आप कह सकते हो कि माइग्रेशन इकोनॉमी, मीनिंग दैट कि लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, फिर 4-5 साल जॉब करने के बाद दे टेक दैट स्किल सेट बैक होम एंड दे डेवलप देयर ओन कंपनीज, राइट? तो ये उसके लिए भी एक मेजर डिस्करेजमेंट है बिकॉज इंडिया इज बीइंग सीन एज अ पैरेलल टेक हब बाय सो मेनी कंट्रीज। तो आई थिंक उसको भी एक चीज़ काफ़ी हद तक जो है वो इम्पैक्ट करेगी, राइट। और हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने उन्होंने कई ऐसे गैर मामूली फैसले लिए हैं जिससे डिबेट एक तो है कि अमेरिका की मईशत को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस पर लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन कई ऐसे फैसले जो कि ऐसा लगता है कि उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसकी वजह क्या इंडिया को टारगेट करना है? जैसे टैरिफ्स अगर उन्होंने लगाए मुख्तलिफ ममालिक पे तो सबसे ज़्यादा इंडिया पे लगाए, यहाँ पे भी अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वीज़ा का तो वो इंडियंस को हो रहा है। तो ये इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं या पॉलिसीज़ अमेरिकन स्पेसिफिक है लेकिन उनका इम्पैक्ट इंडिया पर ज़्यादा है? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखना पड़ेगा कि इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स US इटसेल्फ प्रमोटेड इंडिया लॉट, राइट? उनके लिए बहुत सॉफ्ट पॉलिसीज रखी थी। अब बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एटलीस्ट देयर पॉलिसीज ऑल अबाउट फेयरनेस के अमेरिका फर्स्ट। तो उसमें अगर आप देखें कि उस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी क्योंकि इंडियंस थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब ये हो रहा है कि व्हेन दैट रीसेट बटन इज बीइंग प्रेस्ड तो उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो भी इंडियंस पे ही जा रहा है। तो आई पर्सनली डोंट थिंक इट्स Indian centered policy. It's more or less resetting the whole either financial architecture or immigration architecture
और द वर्क वीज़ा आर्किटेक्चर, ताकि उसके थ्रू अमेरिकन सिटीजन के लिए अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जा सके। और प्रोफेसर अजमत ये बताइएगा कि क्या ये कोई ऐसा फैसला है जिसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि यहाँ कोई पाबंदी नहीं लगाई है लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल कर दिया है। कैन दिस बी चैलेंज या ये अप्लाई और इम्प्लीमेंट हो जाएगा फौरन? इट कैन बी चैलेंज, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम आई थी तब भी एक सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि जो अभी करंट रूलिंग या लॉ है वो कांग्रेस ओनली अलाउ टू चार्ज जो कि फी होती है रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग, राइट? तो अब कंपनीज विल हैव टू जस्टिफाई कि $100,000 फी में कैसे जस्टिफाई होगा, एंड आई फील लाइक इट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस व्हेन इट कम टू द कोर्ट्स और इवन अप्रूवल फ्रॉम द कांग्रेस। राइट, आप समझते हैं कि फैसला कोर्ट से ओवरटर्न हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो कांग्रेस की रेगुलेशंस हैं वो क्लियरली स्टेट करती हैं कि यू कैन ओनली चार्ज द फी, राइट, व्हिच विल यूज्ड टू बी वेरी वेरी मिनिमल। और अगर आप अब कंपनीज को $100,000 चार्ज कर रहे हो तो यू हैव टू जस्टिफाई द लीगैलिटी ऑफ दैट एज वेल, एंड आई पर्सनली फील इट विल सर्टेनली हैव इट्स टाइम इन द कोर्ट एंड मे गेट क्वेश्चन फ्रॉम देम एज वेल। राइट, प्रोफेसर अजमत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। तजिया आपने सुना प्रोफेसर अजमत का इस पूरी सिचुएशन पे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।